देखो पिछली क्लास में अपन बात करे थे किसकी, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिए थे ना, कि जैसे रेड क्लिफ रेखा और उससे संबंधित विवाद कौन कौन से थे, इनके बारे में अपन पढ़ लिए थे। ठीक है, ये टॉपिक जो है ना वो अपना समाप्ति की ओर है। और लास्ट इसमें रहा है अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा। हेडिंग लगा दो, अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं लिखवाया था। चलो देखो, एक बार मैं तट रेखा बता देता हूँ, फिर दोनों को एक साथ लिख लेंगे अपन। आज का अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा। अब इसमें क्या है, सुनना इधर। भारत की अगर अपन बात करते हैं ना, तो देखो ये जैसे ये मैप है, और अपन जानते हैं कि इस मैप के अंतर्गत दो राज्य ऐसे हैं जो स्थल और जल दोनों के साथ सीमा बना रहे थे। और वो दो राज्य कौन से हैं पता है ना, गुजरात और, ये दोनों आ गए क्या यहाँ पर। ये लो, अब सुनो देखो इधर, ये वाली जो सीमा है वो तो कौन सा तट है, ये कौन सा तट है, पश्चिमी तट। और ये कौन सा तट है, पूर्वी तट। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से ना, यहाँ पे एक राज्य था पश्चिम बंगाल, और इधर कौन सा था, गुजरात। ये दोनों कैसी सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। अब ये भारत का तट हो गया। अब इसके चारों ओर ना अपन देखे बात करें कि पश्चिमी तट की सीमा तो अरब सागर से लग रही थी, पूर्वी तट की बंगाल की खाड़ी से लग रही थी, और ये किसके भाग थे, हिंद महासागर के भाग थे। लेकिन ना जैसे जैसे भारत में उद्योगों का विकास हुआ, बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण जो है ना वो समुद्री क्षेत्र पे राष्ट्र जो है ना अधिकार करना शुरू कर दिए। करेंगे कि नहीं करेंगे। अब अधिकार करना शुरू कर दिए तो बताओ, जैसे मैंने कह दिया भाई ये भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है। मैंने कहा ये इसका निकट पड़ोसी यहाँ पे श्रीलंका। मैंने कहा कि ये समुद्र में मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ बना लिया, या मान लो जैसे यहाँ से पेट्रोल निकलता है तो इस पे मैंने जाके अधिकार कर लिया। तो बताओ श्रीलंका भी जाके इस पे अधिकार करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। इधर से चीन आएगा, इंडोनेशिया, ये सब देश मिलकर के यहाँ पे अधिकार करेंगे ना, कि भाई अकेला भारत ही इसको क्यों ले रहा है, हमारा भी तो इस पे अधिकार है ना, समुद्र तो किसी का ही नहीं है ना। तो ये लोग क्या करने लग गए, इस समुद्री क्षेत्र पे कब्जा करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, दो देशों के बीच टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो गई। मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उस लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए जो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ जिसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अंतरराष्ट्रीय समझौता करवाया। और उस समझौते का नाम पता है क्या था, अनक्लोज। क्या नाम था, अनक्लोज। और ये अनक्लोज जो हुआ था, ये हुआ कब था, 1984 में या 82 में, 82 में हुआ था ना, 1982 में। कब हुआ था, 1982 में। और इसको पता है क्या बोलते हैं, समुद्री कानूनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि। क्या कहते हैं, समुद्री कानूनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि। अब इस समुद्री कानूनों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संधि हुई, समुद्री कानूनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि, और इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी। ये समझौता किसने करवाया था,
यूएनओ ने करवाया था। अब जैसे ये समझौता हुआ तो इस समझौते के तहत क्या बात हुई थी भाई? समझौता कब होता है? जब दोनों देश या सारे देश मिलकर के क्या कर ले, किसी एक भी बात के ऊपर सहमति जाहिर कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? समझौता। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस टकराव की स्थिति को समाप्त करने के लिए अनक्लोज नाम से एक समझौता हुआ, और ये समझौता जो है वो किसने करवाया था? यूएनओ ने करवाया था। और ये कैसा समझौता था? अंतरराष्ट्रीय समझौता। अब इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले तो है ना, आप लोग ये काम करो, जो देश है ना उनकी सीमा को सही बनाओ। सही बनाओ कैसे भाई? जो ये ऐसे उबड़ खाबड़ ये है ना, इस तरीके से पहले तो इसको समतल करो। अब देखो सुनो, मैंने इसको समतल करने के लिए क्या कर दिया, इधर से एक लाइन ये बना दिया और एक लाइन इधर से ये बना दिया। अब बताओ ये समतल हुआ कि नहीं हुआ? और इसको जो नाम दिया गया था ना, वो पता है क्या था? तट नाम था, तट रेखा। और इसे ही क्या बोलते हैं? आधार रेखा। क्या बोलते हैं? आधार रेखा। और यहाँ जो है ना, ये जो ब्लू कलर के पेन से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? भारत का तट है। क्या है? तट। तो देखो सुनो, सबसे पहले अपन बात करें कि भाई इसको समतल करने के लिए अपन एक लाइन बनाई, जिसको क्या नाम दिया इन्होंने? आधार रेखा। और इन्होंने कह दिया कि भारत का तट और तट रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, भारत का तट और तट रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, उसको इन्होंने नाम दिया क्या? आंतरिक जल क्षेत्र। क्या नाम दिया बेटा? आंतरिक जल क्षेत्र। एक मिनट रुकना। देखो सुनो, मैंने कहा इसको आंतरिक जल क्षेत्र नाम दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे अपन बात करें, इन्होंने कहा कि भाई इस आधार रेखा से आप जाओ कितनी दूरी पर? 12 नॉटिकल मील की दूरी पर। कितनी दूरी पर जाना है? 12 नॉटिकल मील की दूरी पर। तो वहां जाने से क्या मिलेगा? वहां जाने से पता है क्या मिलेगा? यहाँ एक क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा, और उस क्षेत्र को अपन बोलेंगे प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। क्या कहेंगे? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो नॉटिकल मील जो होती है ना, वो समुद्री दूरी मापने की इकाई होती है। क्या होती है? समुद्री दूरी मापने की इकाई जो होती है ना, वो क्या होती है? नॉटिकल मील। यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा ये 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे तो सीमा क्षेत्र लिखे हैं, लेकिन ऊपर तो आपने जल क्षेत्र लिखा था, ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए है कि भाई ना, जैसे मान लो ये तट है और ये तट रेखा है ना? नदी बह के आएगी तो तट के पास में आके गिरेगी या तट रेखा के पास में? तट के पास में। अरे जैसे मान लो यहाँ पे ये पर्वतनुमा कोई संरचना है या पत्थर है, बार बार पानी यहाँ से कंटिन्यू ऐसे गिरेगा, तो बताओ इस पत्थर को यहाँ पे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये पत्थर टूटेगा ना। तो इसको समतल करने के लिए तो अपन ने लाइन बनाई थी। अब सुनो, ये मान लो टूट गया ना, इस पत्थर का आकार अब इस तरीके से हो गया, ऐसा हो गया, तो मैं इसको समतल करने के लिए एक लाइन बना दिया। तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर बताओ इस नदी का जल तो आके यहीं गिरेगा ना। तो यहाँ पे नदियां जिस भाग में समुद्र के अंतर्गत जाके मिलती है ना, वहां पे डेल्टा, एस्चुरी, जवार नद, इन सब का निर्माण करती है। करती है कि नहीं करती? तो आंतरिक जल क्षेत्र के अंतर्गत अपने को क्या देखने को मिलेंगे? डेल्टा, लेगून, झीलें जो हमेशा खारी रहती है, ठीक है, वो सब कहाँ पर देखने को मिलती है? आंतरिक जल क्षेत्र में मिलती है। फिर तट रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी जो है ना, वो किसके अंतर्गत आती है? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखना इधर, यहां से ये लाइन ये हो गई, और इसको मैंने कह दिया कि ये यहां से यहां तक है। कहां से कहां तक है? तट रेखा से लेके कितनी दूरी तक है पता है ना? 24 नॉटिकल मील। कितनी दूरी है? 24 नॉटिकल मील। और तट रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी का ये जो क्षेत्र है, इसे किस नाम से जानते हैं? संलग्न सीमा क्षेत्र। क्या बोलते हैं?
संलग्न सीमा क्षेत्र बोलते हैं। बताओ समझ में आई क्या? अब ये संलग्न सीमा क्षेत्र और प्रादेशिक सीमा क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि यहां से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर अपन जाएंगे, 200 नॉटिकल मील की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 200 नॉटिकल मील की दूरी पर। तो यहां अपने को एक रेखा देखने को मिली और इन्होंने यहां से जिसका निर्धारण किया उसका इन्होंने नाम क्या रखा था? ये इनको इन्होंने कह दिया कि ये क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार जो है ना वो कितना है? तट रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी का है। और इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र को जो है वो क्या कहते हैं? EEZ कहा जाता है। क्या कहते हैं? EEZ कहते हैं। और फिर उसके बाद में आ जाता है क्या? खुला सागर। और इस खुले सागर पे जो कंट्रोल होता है या नियंत्रण होता है, क्या होता है? UN। किसका नियंत्रण होता है? UN। अब सुनो, मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। यहाँ पे आप देखना कि सबसे पहले मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय तटरेखाओं की बात करें तो संधि करवाने वाला, समझौता करवाने वाला कौन था? यूएनओ था। और यूएनओ ने जो संधि करवाई उसका नाम क्या था? अनक्लोज। और अनक्लोज के तहत जो हिंदी में बात करें अपन तो क्या था? समुद्री कानूनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। बता दोगे? अब सुनना, इसके अंतर्गत जो है भारत की ये तटीय सीमा है, तटीय सीमा, उसको कितने भागों में डिवाइड किया? 5 भाग। कितने भाग बनाए? 5। अब 5 कौन कौन से हैं इधर देखना। सबसे पहले अगर अपन लोग चर्चा करें तो ये देखो यहां पर कौन सा है? आंतरिक जल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? आंतरिक जल क्षेत्र। फिर उसके बाद में प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, और प्रादेशिक सीमा क्षेत्र के बाद में संलग्न सीमा क्षेत्र, और उसके बाद में अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और उसके बाद कौन सा है? खुला क्षेत्र। बताओ 5 हुए कि नहीं हुए? बता दोगे ना? अनक्लोज के तहत जो है ना वो तटीय सीमा को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 5 भागों में डिवाइड किया था। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब देखो एक एक को अपन समझते हैं कि ये है क्या। अब देखो सुनो, सबसे पहला जो क्षेत्र था वो कौन सा था? आंतरिक जल क्षेत्र। और आंतरिक जल क्षेत्र के बारे में अगर अपन बात करते हैं ना तो देखो सुनो, यानी कि अपन क्या कहेंगे? तट रेखा व तट के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आंतरिक जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर क्या पाई जाती है? लेगून, झीलें, डेल्टा, जवार नद, एस्चुरी, ये सब कहाँ पर पाई जाती है? आंतरिक जल क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें जैसे प्रादेशिक सीमा क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र की। और प्रादेशिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत देखें अपन तो यहां पर सुनना, ये जो प्रादेशिक सीमा क्षेत्र होता है ना, ये किसी ना किसी, कोई भी राष्ट्र हो जाए, उसकी संप्रभुता का क्षेत्र होता है। और संप्रभुता शब्द का मतलब पता है क्या क्या होता है? मैंने कहा किसी देश की संप्रभुता का क्षेत्र होता है। और संप्रभुता शब्द का मतलब क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता। क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता। यानी कि देश जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे निर्णय ले सकता है कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। आई बात समझ में? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र किसे कहते हैं? तट रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। और इसके अंतर्गत ये जो होता है वो किसी देश की संप्रभुता का क्षेत्र होता है। यानी कि अब जो देश है वो यहाँ पर निर्णय स्वयं ले सकता है। बात समझ में आई? उसके बाद में थर्ड की बात करते हैं अपन, तो वो कौन सा है? बताओ। संलग्न सीमा क्षेत्र। और संलग्न सीमा क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट रेखा से 24 नॉटिकल मील। और मैं कहूं आपको कि इसका वास्तविक विस्तार कितना है तो आप कहोगे सर प्रादेशिक सीमा क्षेत्र को उठा देंगे तो इसका वास्तविक विस्तार आ जाएगा, और 24 में से 12 को उठाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 नॉटिकल मील। अब बताओ, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है? बताओ। नहीं पता? अब सुनो, देखो यहाँ पे मैं बताऊं, ये संलग्न सीमा क्षेत्र होता है ना, ये पूर्ण रूप से क्या होता है? प्रतिबंधित होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। लेकिन अगर मान लो कोई विशेष परिस्थितियां हो
तो यहाँ पर निर्दोष पारगमन की अनुमति होती है। क्या होती है? निर्दोष पारगमन की अनुमति। अब आप कहोगे कि सर ये निर्दोष पारगमन की अनुमति कब मिलती है? जब मान लो अपन जहाज लेके जा रहे हैं और जहाज के इंजन का में है ना कोई खराबी हो जाए, ठीक, समुद्री डाकू जो है या लुटेरे अपने पीछे लग जाएं, कोई सुनामी आ जाए, कोई चक्रवात आ जाए, मान लो उसका ईंधन समाप्त हो जाए या इंजन खराब हो जाए, तब अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बिना किसी अनुमति के इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा ये क्षेत्र जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है? प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। बता देंगे। नेक्स्ट अपन 4 नंबर पे बात करें तो क्या कौन सा आता है? ईईजेड। और ईईजेड का विस्तार जो है वो तट रेखा से तो कितना है? 200 नॉटिकल मील। लेकिन इसके वास्तविक विस्तार की बात करते हैं तो वो कितना है? 176 किलोमीटर। और अभी है ना यूएनओ ने इसे 5 किलोमीटर और बढ़ाने की अनुमति दे दी। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। और ये कितना है? 106 की इकाई जो होती है ना वो क्या होती है? नैनोमीटर। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कोई भी, जैसे मान लो वैज्ञानिक शोध करना हो, ठीक है, कोई भी अनुसंधान केंद्र स्थापित करना हो, कोई शोध करना हो, अनुसंधान केंद्र स्थापित करना हो, मान लो यहाँ पे कोई कृत्रिम द्वीप बनाना है, ठीक है, प्राकृतिक जो संसाधन है उन संसाधनों का संरक्षण और दोहन जो होता है उस देश के लिए एक क्या होता है? ईईजेड क्षेत्र तक अलाउ रहता है। जैसे मैंने कहा ईईजेड का विस्तार कितना है? 200 नॉटिकल मील। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकते हैं, कोई शोध कर सकते हैं, कृत्रिम द्वीप यहाँ पे बना सकते हैं, संसाधनों का संरक्षण करना, दोहन करना, ये हमारा दायित्व होता है। ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट में आता है वो कौन सा होता है? खुला सागर। और खुला सागर पे जो है अगर अपन बात करें यहाँ पर, इस खुला सागर के अंतर्गत जो है वो परिवहन की तो अनुमति होती है। क्या होता है? परिवहन की तो अनुमति होती है, लेकिन आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं वो पूर्ण रूप से क्या रहती है? प्रतिबंधित रहती है। आर्थिक गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहती है। बात समझ में आई क्या? बता देंगे। मैंने कहा अब देखो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यूएनओ ने जो समझौता करवाया अनक्लोज के नाम से जानते हैं, और अनक्लोज का हिंदी में नाम क्या है? समुद्री कानूनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि। इसके तहत कितने भागों में बांटा गया तटरेखा को? 5। सबसे पहले आंतरिक जल क्षेत्र, दूसरा, तीसरा, 4 नंबर पे, और 5 खुला सागर पे नियंत्रण यूएनओ का। ठीक है। तट रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। 24 नॉटिकल मील का संलग्न सीमा क्षेत्र, और 200 नॉटिकल मील का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और वैज्ञानिक शोध और कृत्रिम द्वीप का निर्माण कहाँ तक कर सकते हैं अपन? अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक। और कौन सा क्षेत्र है जो पूर्णतः प्रतिबंधित होता है? संलग्न सीमा क्षेत्र। और उसके बाद में बात करें अपन किसी देश की संप्रभुता का क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। तो हेडिंग लगाओ अंतरराष्ट्रीय तट रेखा। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लिखे थे क्या कुछ? थोड़ा बहुत उसमें कुछ नहीं लिखे थे, उसको बाद में लिख लेंगे, पहले अंतरराष्ट्रीय तट रेखा हेडिंग लगा लो। अंतरराष्ट्रीय तट रेखा हेडिंग लगा लो, और इसमें लिखना लिखो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समुद्री क्षेत्र आर्थिक व सामरिक दृष्टि से, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समुद्री क्षेत्र आर्थिक व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते चले गए। आर्थिक व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते चले गए।
जिस कारण समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। राष्ट्रों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। राष्ट्रों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी, जिसे समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जिसे समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जिसे समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता करवाया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता करवाया गया जिसे जिसे अनक्लोज 1982 कहते हैं। जिसे अनक्लोज 1982 कहते हैं। अब अनक्लोज 1982 के नीचे एरो का निशान लगा कि ये पूरा नाम और इसका हिंदी में नाम लिख दो। समुद्री कानूनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी। इस समझौते के तहत इस समझौते समुद्री क्षेत्र को 5 वर्गों में बांटा गया। इस समझौते के तहत समुद्री क्षेत्र को 5 वर्गों में बांटा गया। लिखो फर्स्ट आंतरिक जल क्षेत्र। आंतरिक जल क्षेत्र। सेकंड लिखो प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। थर्ड लिखना संलग्न सीमा क्षेत्र। संलग्न सीमा क्षेत्र। फोर लिखना अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और खुला सागर। हो गया। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग लगा दो आंतरिक जल क्षेत्र। आंतरिक जल क्षेत्र हेडिंग लगा लो। तट रेखा तथा तट के मध्य का क्षेत्र। तट रेखा तथा तट के मध्य का क्षेत्र
आंतरिक जल क्षेत्र कहलाता है, आंतरिक जल क्षेत्र कहलाता है जिसके अंतर्गत नदी डेल्टा जिसके अंतर्गत नदी डेल्टा एस्चुरी स्लैश करके लिख लेना, जवार नद, एस्चुरी जवार नद, लेगून झील, कोमा खाड़ियां, कोमा खाड़ियां आदि क्षेत्र आते हैं, खाड़ियां आदि क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे लिखना प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, इसमें लिखो तट रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र किसी भी देश की, यह क्षेत्र किसी भी देश की संप्रभुता का क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र किसी भी देश की संप्रभुता का क्षेत्र होता है। जिस पर देश का संपूर्ण अधिकार होता है, जिस पर देश का संपूर्ण अधिकार होता है, जिस पर देश का संपूर्ण अधिकार होता है। हो गया अधिकार है। अब आपको बंद कर देते हैं ना परमानेंट, सही है ना। हाँ लिखो दूसरा, तीसरा है ना संलग्न सीमा क्षेत्र, संलग्न सीमा क्षेत्र तट रेखा से 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र, तट रेखा से 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र संलग्न सीमा क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र, यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से, यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। जिसमें बिना अनुमति के, जिसमें बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता, जिसमें बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन विशेष या आकस्मिक परिस्थितियों में निर्दोष पारगमन की अनुमति होती है। विशेष परिस्थितियों में निर्दोष पारगमन की अनुमति होती है। जैसे चक्रवात, जैसे चक्रवात, सुनामी, जहाज के इंजन में खराबी, जहाज के इंजन में खराबी, समुद्री लुटेरों द्वारा पीछा किए जाने,
समुद्री लुटेरों द्वारा पीछा किए जाने, ईंधन की समाप्ति इत्यादि। ईंधन की समाप्ति इत्यादि। नेक्स्ट लिखना, 4 हो गए ना, 3 हुए। 4 लिखो, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें लिखना ईईजेड का विस्तार, ईईजेड का विस्तार तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना ईईजेड का वास्तविक विस्तार 176 नॉटिकल मील है। इसके अंतर्गत संसाधनों के संरक्षण दोहन, इसके अंतर्गत संसाधनों के संरक्षण दोहन का अधिकार, कोमा, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का अधिकार, कोमा, कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार होता है। कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, खुला सागर। इस पर यूएनओ का नियंत्रण होता है। इस पर यूएनओ का नियंत्रण होता है, जिसमें परिवहन की अनुमति होती है, जिसमें परिवहन की अनुमति होती है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। आई बात समझ में? बता देंगे। अब सुनना मेरी बात, समझ में आ गया नहीं? ये सबको पीछे कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना? ठीक। अब इसके बाद में जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है ना, जो देश में आपको पहले बता दिया था, कल इसको कर लेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, भारत का भौतिक प्रदेश। अच्छा, उस ट्यूसडे से मान लो भाई, ठीक है।